हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विंग्स एक उड़ान। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर परफेक्टली फाइन। आई एम डॉक्टर शालू एंड वी वर डिस्कसिंग जनरल साइंस component फॉर योर अपकमिंग JKSSB फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम। ये जो कोर्स है ये आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे जो कोर्सेज का नया फीचर आया है वहाँ पे आपको मिल जाएगा जनरल साइंस के नाम से, और वहाँ अभी तक के जितने भी लेक्चर्स हैं वो वहाँ अपलोड कर दिए गए हैं। आपको सीक्वेंस वाइज वो वहाँ अवेलेबल हो जाएंगे। जो भी इस चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल। आपको जो भी अपकमिंग एग्जाम्स है उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट इस चैनल पे मिलता है। साथ ही आपको MCQs भी कराए जाते हैं ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छे से उस पर्टिकुलर कंसेप्ट से रिलेटेड हो और आपका एग्जाम को क्वालिफाई करने का टारगेट जो है वो फुलफिल हो पाए। सो हम कर रहे थे जनरल साइंस, उससे रिलेटेड हम पहले टॉपिक को डिस्कस करते हैं एंड देन नेक्स्ट लेक्चर में वी ट्राई टू सॉल्व सम MCQs जो कि JKSSB के नए पैटर्न पे बेस्ड है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने इन्वायरमेंट पोल्यूशन, जो कि आपका ज्योग्राफी में भी एक आप एक तरह से कहें टॉपिक इंक्लूडेड रहता है, करंट अफेयर में भी रहता है और आपके जनरल साइंस में भी इसे मेंशन किया गया है। सो इसे हमने डिस्कस किया था। आज हम उस पे बेस्ड कुछ MCQs को डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर आप एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो पढ़ने के साथ साथ जो चीज इंपॉर्टेंट है वो है MCQs की प्रैक्टिस करना। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते तब तक आपकी जो एक तरह से कहें प्रिपरेशन है वो अधूरी रह जाती है। तो MCQ प्रैक्टिस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं आपके लिए वही कुछ लेके आई हूँ। और अगर आप चाहते हैं टेस्ट सीरीज देना फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की JKPSA एग्जाम के लिए, तो वो हमारे ऐप पे आपको अवेलेबल है। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां जाके आप हमारी ऐप पे जा सकते हैं और वहां जाके JKSSB फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और JKPSI की जो टेस्ट सीरीज है उसे अवेल कर सकते हैं। आपको वहां फुल लेंथ एंड सेक्शनल दोनों ही टेस्ट मिलेंगे और टेस्ट में जो क्वेश्चंस हैं वो उसी तरीके से फ्रेम किए गए हैं जो JKSSB का नया पैटर्न रहा है। ठीक, तो उसी कोशिश की गई है कि उसी लेवल के जो क्वेश्चन है वो डाले जाए ताकि जो आपकी प्रिपरेशन है वो अच्छे से हो पाए। तो बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। तो आज के सेशन का जो पहला क्वेश्चन है दैट इज देयर इज सम स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पॉल्यूटेंट्स के बारे में कुछ स्टेटमेंट दी गई है। आपको बताना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो सही है। ठीक है, तो पढ़ते हैं एक बार। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स आर फॉर्म्ड थ्रू केमिकल रिएक्शन बिटवीन प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स एंड एटमॉस्फेरिक compounds in the ambient air. Ground level ozone is an example of primary pollutant because it is emitted directly by automobiles. Volatile organic compounds are crucial precursor for the formation of photochemical smog. तो हमें तीन स्टेटमेंट्स दी गई हैं। हमने पॉल्यूटेंट्स को डिस्कस किया था जब हमने इन्वायरमेंट पोल्यूशन को डिस्कस किया। प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी वो जो एज इट इज निकलते हैं और सेकेंडरी जो एटमॉस्फेयर में रिएक्ट करके अपनी फाइनल फॉर्म में आते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है कि ये वो है जो केमिकल रिएक्शन के थ्रू जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स और एटमॉस्फेरिक कंपाउंड्स के बीच में होती है उसके बाद ये बनते हैं। तो ये एकदम सही है। ग्राउंड लेवल ओजोन इज एन एग्जांपल ऑफ ए प्राइमरी पॉल्यूटेंट। ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट नहीं है, इट्स अ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड आर क्रूशियल प्रिकर्सर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। ये भी एकदम सही है। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट आर करेक्ट बट सेकेंड स्टेटमेंट जो है दैट इज रॉन्ग। तो सही स्टेटमेंट हो जाएगी हमारी फर्स्ट एंड थर्ड। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2। कार्बन मोनोऑक्साइड पे बेस पे कुछ स्टेटमेंट है, आप इसे रीड करें एंड बताएं कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। So statement, it is a colorless odorless gas produced primarily by the complete combustion of biomass and fossil fuel. सेकेंड स्टेटमेंट कहती है it exhibit a significantly higher affinity for blood hemoglobin. The highly affinity for blood hemoglobin than oxygen, leading to the formation of carboxyhemoglobin. It acts as a direct high potency greenhouse gas that contributes heavily to the thermal insulation of the troposphere. तो ये तीन स्टेटमेंट दी रखी है कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में। आपको बताने कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, कार्बन मोनोऑक्साइड कंप्लीट कंबशन के रिजल्ट में नहीं निकलता बल्कि इट इज अ रिजल्ट ऑफ पार्शियल कंबशन। इट्स नॉट कंप्लीट कंबशन, इट्स रिजल्ट एज अ रिजल्ट ऑफ पार्शियल कंबशन।
तो पहली स्टेटमेंट तो हमारी रॉन्ग हो जाती है। सेकेंड है इट एग्जिबिट सिग्निफिकेंट हाई एफिनिटी, हाँ वो हेमोग्लोबिन से हायर एफिनिटी होती है, इसीलिए जब कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल होती है तो ऑक्सीजन की जो कैरिंग कैपेसिटी है हेमोग्लोबिन की ऑक्सीजन को कैरी करने की वो डिक्रीज हो जाती है। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है। तो फर्स्ट हमारी रॉन्ग है, हम फर्स्ट को एलिमिनेट कर दें तो हमारा सही आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 8 टू ओनली। थर्ड भी देखते हैं, इट एक्ट एज डायरेक्टली हाई पोटेंशियल ग्रीन हाउस गैस that contribute heavily to the thermal insulation of the troposphere। कार्बन मोनोऑक्साइड डायरेक्ट एक्ट नहीं करता ग्रीन हाउस गैस, बल्कि ये बाकी ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, है ना, तो ये जो बाकी गैसेस है ग्रीन हाउस गैसेस उनकी लाइफ को बढ़ाता है, उसकी रिटेनिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, ये खुद से ग्रीन हाउस गैस की तरह एक्ट नहीं करता, इसीलिए थर्ड स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग हो जाती है। द करेक्ट स्टेटमेंट इज ओनली ए टू ओनली। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विद रेफरेंस टू नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड देयर इन्वायरमेंटल इंपैक्ट। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है और उसके इन्वायरमेंटल इंपैक्ट्स पे देखते हैं क्या कौन सी सही है। पहला कहते हैं नाइट्रोजन, इट्स नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड आप बोल सकते हैं, emissions are instrumental in the formation of both photochemical smog and acid rain। NO जो है, निट्रिक ऑक्साइड जो है, ये दोनों की फोटोकेमिकल स्मोक उसके साथ जो एसिड रेन है दोनों में ही एक बहुत मेजर आप एक तरह से एक कॉन्ट्रीब्यूटर फैक्टर है। इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। द प्राइमरी सोर्स ऑफ एंथ्रोपोजेनिक निट्रिक ऑक्साइड एमिशन इज एग्रीकल्चर सिंथेटिक फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, ये भी सही है। Atmospheric deposition of nitric oxide can lead to nutrient enrichment and subsequent eutrophication of aquatic ecosystem. This is also correct. ठीक है, ओके, नो नो जस्ट अ सेकंड, ये जो सेकंड स्टेटमेंट है दिस इज नॉट करेक्ट। जो प्राइमरी सोर्स है नाइट्रिक ऑक्साइड के रिलीज होने का वो एग्रीकल्चर में जो फर्टिलाइजर यूज होते हैं वो प्राइमरी सोर्स नहीं है, दिस इज नॉट द मेन कॉन्ट्रीब्यूटर। ऑल्सो एग्रीकल्चर में जो फर्टिलाइजर यूज होते हैं वो भी एक मेजर रीजन है एनओ का एटमॉस्फेयर में आने का, बट जो मेजर रीजन है वो है ट्रांसपोर्टेशन, वेहिकुलर एमिशन, ठीक है वो है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाएगी, इसे हम एलिमिनेट कर देते हैं, तो सही आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 1 एंड 3। ठीक है, सो एनओ जो है वो फोटोकेमिकल स्मोक को भी बनाता है, एसिड रेन भी कॉज करता है, ठीक है, साथ ही उसकी जब डिपोजिशन होती है इट लीड्स टू यूट्रोफिकेशन ऑल्सो, एंड द मेजर एंथ्रोपोजेनिक कॉज, मैन मेड कॉज जो है वो वेहिकुलर एमिशन। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4, फ्लाई ऐश से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है, हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, फ्लाई ऐश इज अ पार्टिकुलेट बाय प्रोडक्ट जनरेटेड बाय कोल फायर्ड थर्मल पावर प्लांट्स। तो थर्मल पावर प्लांट जहां पे कोल को जलाकर एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, वहां पे एक बाय प्रोडक्ट बनता है जिसे कहते हैं फ्लाई ऐश। ठीक है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब भी हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे तो आपको बहुत कुछ नई चीजें देखने को और सीखने को भी मिलेंगी। कुछ कंटेंट तो हमने लेक्चर में डिस्कस किया होता है, बट कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, कुछ नई इन्फॉर्मेशन हमें इन एमसीक्यूज के थ्रू भी मिलेगी। ठीक है, तो वो आप अपने नोट्स में ऐड ऑन करते जाइए। So, which of the following elements or compounds are typically found within its composition? तो फ्लाई ऐश के अंदर क्या क्या पाया जाता है ये यहाँ पे पूछा जाता है। फर्स्ट इज सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सेकेंड इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, थर्ड इज हैवी मेटल सच एज लेड एंड आर्सेनिक। तो फ्लाई ऐश जो है, जो एक बाय प्रोडक्ट है थर्मल पावर स्टेशन का, उसमें क्या क्या पाया जाता है? सो सही आंसर है ऑल ऑफ देम, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, हेवी मेटल, लेड एंड आर्सेनिक, ये तीनों के तीनों ही पाए जाते हैं फ्लाई ऐश में। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, 1, 2 एंड 3। चलिए बढ़ते हैं आगे। Now consider the following statement regarding particulate matter. So when we were discussing pollutants, हमने particulate matter को भी डिस्कस किया था, PM 2.5 and PM 10। ये एक मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर है पोल्यूशन का और बहुत ज्यादा डेंजरस भी है। इन्हीं के बारे में जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, चलिए पढ़ते हैं। पहली स्टेटमेंट कहती है PM 2.5 refers to fine airborne particles with an aerodynamic diameter less than or equal to 2.5 micrometer. PM10 is considered biologically more hazardous than PM 2.5 because its larger surface area allows it to penetrate deep into the human blood-air barrier. Third, heavy settling of particulate matter on vegetative surface can physically occlude plant stomata and impair photosynthetic activity. तो पहली स्टेटमेंट की अगर हम बात करें PM 2.5 की, तो वो एकदम सही है। 2.5 और 10
एक्चुअली में जो पर्टिकुलेट मैटर है, जो पॉल्यूटेंट है, उसका साइज बताता है। 2.5 माइक्रोमीटर एंड 10 is 10 माइक्रोमीटर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें तो वो कह रहे हैं कि PM10 जो है वो ज्यादा डेंजरस है PM2.5 के। तो ये मैंने आपसे डिस्कस किया था कि साइज जितना छोटा होगा वो उतना हानिकारक होगा, बिकॉज वो उतनी आसानी से हमारे एयरवे पैसेज में पास थ्रू हो जाएगा और लंग्स में जाके डिपॉजिट हो जाएगा। तो सेकेंड स्टेटमेंट एकदम इनकरेक्ट है, ठीक है। देन थर्ड इज हेवी सेटलिंग, कि पार्टिकुलेट मैटर जो है जब वो प्लांट्स के ऊपर सेटल हो जाते हैं तो वो जो स्टोमेटा की ओपनिंग है जिसके थ्रू रेस्पिरेशन भी होता है, ट्रांसपिरेशन भी होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में भी वो हेल्प करता है, उसे ब्लॉकेज करते हैं और वेजिटेशन को भी इंपैक्ट करते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी एकदम सही है। तो 1 and 3 इज करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 1 and 3 only. नेक्स्ट है द ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। सो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है, मैंने आपको बताया ये सीक्वेंस में दी गई है, आपको बताना है किस पर्टिकुलर गैस का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल इन कंपैरिजन टू कार्बन डाइऑक्साइड निकाला जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का बेस लेकर बाकी गैसेस को उससे कंपेयर किया जाता है कि कौन कितना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग कर सकता है और जिसकी फैक्टर सबसे ज्यादा है। तो हियर इज द सीक्वेंस, आपको बताना है सही सीक्वेंस क्या है। सल्फर, हेक्साफ्लोराइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फर, हेक्साफ्लोराइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। थर्ड इज नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर, hexafluoride, methane or carbon dioxide. And the last is methane, nitrous oxide, sulfur hexafluoride and carbon dioxide. So इनमें से सही आंसर क्या है वो आपको बताना है। Okay, sorry for the interruption. So the correct answer is, सबसे पहला जो सबसे ज्यादा आपका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होता है वो सल्फर हेक्साफ्लोराइड का होता है, ठीक है। और उसके बाद आता है आपका सबसे ज्यादा है सल्फर हेक्साफ्लोराइड, देन नाइट्रस ऑक्साइड, देन मीथेन एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड। तो सही सीक्वेंस हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। Next is with reference to greenhouse gas effect, consider the following statement. तो greenhouse gas global warming जो है वो आपके सिलेबस में मेंशन है और global warming में greenhouse gases का इफेक्ट क्या है ये भी उसमें कंसेप्ट जो है वो आता है। तो इसके बेस कुछ स्टेटमेंट दी गई है, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। The greenhouse gas effect is entirely an anthropogenic phenomena and without it the earth's surface would maintain a highly stable uniform biosphere. कह रहे हैं कि ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है जो ये मैन मेड है, ये नेचुरली एक्ट ही नहीं करता, और अगर ये नहीं होता तो अर्थ का एटमॉस्फेयर ज्यादा स्टेबल होता। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो नेचुरल है और उसी की वजह से अर्थ का टेम्परेचर जो है वो हैबिटेबल हो पाया है। अदरवाइज अर्थ जो थी स्टार्टिंग में देयर वाज अ आइस एज, तो वहां पे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, हैबिटेबल हुआ, अलग अलग स्पीशीज रहने के लिए पॉसिबल हो पाई बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। सो पहली स्टेटमेंट एकदम रॉन्ग है। It is not only anthropogenic, ये natural है। Greenhouse gases absorb short-wave solar radiation coming from the sun and freely reflect long-wave terrestrial infrared radiation back into the space. तो greenhouse gases reflect back नहीं करती बल्कि वो trap कर लेती हैं। Normal phenomena क्या होता है कि अर्थ के ऊपर जो solar radiation आती है उसके बाद अर्थ एक्स्ट्रा एनर्जी को रेडिएट बैक कर देता है स्पेस में, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर सही रहता है। बट ये जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो उस एनर्जी को, उस सोलर रेज को बाहर वापस नहीं जाने देती, अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही ट्रैप करके रखती है, जिससे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। इनिशियली तो ये बेनिफिशियल था, बट अब ग्रीन हाउस गैसेस क्योंकि बहुत लार्ज अमाउंट में निकल रही हैं तो ये इफेक्ट बहुत ज्यादा हो गया है, विच हैज लेड टू ग्लोबल वार्मिंग। तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। Water vapor is the most abundant and significant natural contributor to Earth greenhouse effect. This is correct. तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 only. ठीक है, फर्स्ट इज रॉन्ग एंड सेकंड इज आल्सो रॉन्ग, क्योंकि सिर्फ एंथ्रोपोजेनिक नहीं है, ये नेचुरल।
Okay, in the context of climate dynamics, how does planetary albedo? Albedo basically is a reflective capacity of any surface. कि कोई भी सरफेस पे जितनी सोलर रेडिएशन पड़ती है उसमें से कितना अमाउंट वो रेडिएट बैक कर देता है, एब्जॉर्ब नहीं करता, उसे वापस स्पेस में छोड़ देता है. ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज albedo. So albedo represent the fraction of solar energy reflected back into the space from a planetary surface. तो ये एकदम सही एक्सप्लेनेशन है अल्बिडो की. अल्बिडो का मतलब है कोई भी सरफेस कितना सोलर एनर्जी को वापस रेडिएट बैक कर रही है. As global warming melts polar ice cap, it uncovers dark open ocean water, decreasing the regional albedo and accelerating the thermal absorption. ठीक है, तो एल्बिडो किसका ज्यादा होगा, जो ज्यादा रिफ्लेक्ट बैक कर पा रहा है. तो आइस जो है ना, जितने भी ग्लेशियर्स हैं, जितने भी आइस कैप्स हैं, उनकी ये टेंडेंसी रहती है, उनका एल्बिडो ज्यादा होता है, वो जो सोलर रेज है उसको ज्यादा रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं. एज अ रिजल्ट वो टेम्परेचर को बढ़ने नहीं देते. पर जितनी तेजी से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं, तो ग्लेशियर के मेल्ट होने से जो ओशन है वो अनकवर हो रहा है. तो ज्यादा से ज्यादा सनरेज जो है ओशन पे पड़ रही है और ओशन जो है वो रिफ्लेक्ट बैक नहीं करता, वो ज्यादा से ज्यादा सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर देता है, जो इन टर्न ग्लोबल वार्मिंग को और बढ़ा रहा है. ठीक है, तो एज ग्लोबल वार्मिंग मेल्ट्स पोलर आइस कैप, इट अनकवर्स डार्क ओपन ओशन वाटर, डिक्रीजिंग द रीजनल एल्बिडो. ठीक है, उसकी रिफ्लेक्शन की कैपेसिटी कम है एज कंपेयर टू पोलर आइस कैप. एज अ रिजल्ट थर्मल एब्जॉर्प्शन बढ़ रही है. तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2. क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 9. फॉलोइंग एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज एंड प्रोसेसेस के बारे में स्टेटमेंट्स है, पढ़ना है कौन सी सही है. एंड्रिक फर्मेंटेशन इन डोमेस्टिक रुमिनेंट लाइवस्टॉक. ओके, सो हमें बताना है कि इनमें से कौन सी जो है वो मीथेन के एमिशन के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है. ओके, सो विच ऑफ द अबव आर रिकॉग्नाइज्ड एज, ओके, विच ऑफ द अबव रिकॉग्नाइज्ड एज मेजर सोर्स ऑफ एटमॉस्फेरिक मीथेन. किसमें से सबसे ज्यादा मीथेन निकलता है ये हमें बताना है. पहला है एंट्रिक फर्मेंटेशन इन डोमेस्टिक रुमिनेंट लाइवस्टॉक. ठीक है, जो रुमिनेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे आपके कैटल्स वगैरह होंगे ना, काउ, बफेलोस, दीज आर कॉल्ड रुमिनेंट्स. ठीक है, सो एंटरिंग फर्मेंटेशन इन डोमेस्टिक रुमिनेंट लाइवस्टॉक, एनारोबिक डिकम्पोजिशन इन वाटरलॉग्ड पैडी फील्ड्स, फ्यूजिटिव एमिशन फ्रॉम एक्टिव कोल माइनिंग एंड नेचुरल गैस सिस्टम. तो इनमें से सबसे ज्यादा एटमॉस्फेरिक मीथेन किसमें से रिलीज होती है? तो ऑल द थ्री आर द सोर्सेज ऑफ रिलीज ऑफ मीथेन. तीनों के तीनों जो है इंपॉर्टेंट सोर्स है मीथेन के रिलीज. नेक्स्ट, ओशन एसिडिफिकेशन. इन्वायरमेंट पोल्यूशन का जो एक मेजर इफेक्ट है, जो इम्पैक्ट है, दैट इज ओशन एसिडिफिकेशन. ओशन का जो टेम्परेचर है, ओशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है वो बढ़ रहा है. अब इसके बारे में क्या स्टेटमेंट्स है ये देखते हैं. इट इज ड्रिवन प्राइमरली बाय द मैसिव ओशनिक एब्जॉर्प्शन ऑफ एंथ्रोपोजेनिक सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन. तो जब हम ओशन एसिडिफिकेशन की बात करते हैं ना, तो इसका मतलब है कि ओशन में कार्बन डाइऑक्साइड, डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, ना कि सल्फर डाइऑक्साइड. तो पहली स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी? रॉन्ग हो जाएगी. The dissolution of carbon dioxide in sea water forms carbonic acid, which decrease ocean pH and reduces the availability of carbonate ion needed by calcifying marine organism. बेसिकली होता क्या है कि एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट बढ़ रहा है. अब वो कार्बन डाइऑक्साइड जो ओशन में ज्यादा से ज्यादा उसकी अमाउंट, ओशन में मल्टीपल फैक्टर्स से कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिलीज होता है. अब कार्बन डाइऑक्साइड जब ओशनिक वाटर से रिएक्ट करता है, इट फॉर्म कार्बोनिक एसिड, और वो ओशन के वाटर का जो पीएच है वो डिक्रीज कर देता है और ओशन वाटर एसिडिक हो जाता है. एज अ रिजल्ट जो कार्बोनेट आयंस हैं, जिसकी वजह से जो ओशंस के अंदर ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, जिनके ऊपर वाली जो स्कल होता है, जो ऊपर वाली आप एक तरह से स्किन होती है, ऊपर वाली आप एक तरह से स्केलेटन होता है जो कैल्सिफाइड होता है, कार्बोनेट आयंस का बना होता है, उनके लिए कार्बोनेट मिल नहीं पाते. एज अ रिजल्ट वो डीकैल्सिफाइड होने लग पड़ते हैं, उनकी डेथ होने लग पड़ती है. ठीक है, तो जो कोरल रीफ्स हैं उनकी जो पॉपुलेशन में डिक्रीज आ रहा है, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन
बिकॉज ऑफ ओशियन एसिडिफिकेशन। ओशन एसिडिफिकेशन की वजह से ही कोरल रीफ जो है वो अपना एक्चुअल कलर लूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से जिसे हम कोरल ब्लीचिंग भी कहते हैं। उनकी पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है और लार्ज स्केल में कोरल रीफ जो हमारी ओशन की लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मरीन जितने भी ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं उनको हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं, ब्रीडिंग प्लेसेस प्रोवाइड करते हैं। एज अ रिजल्ट दे आर डिक्रीजिंग इन नंबर एंड दे आर impacting the whole aquatic food chain। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट एकदम सही है, फर्स्ट इज रॉन्ग, तो फर्स्ट इज सॉरी द करेक्ट स्टेटमेंट विल बी 2 ओनली। ठीक है, नेक्स्ट द फिनोमिना ऑफ द ओजोन होल। सो ओजोन लेयर डिप्लीशन आपके सिलेबस पे मेंशन है, तो ओजोन होल से रिलेटेड स्टेटमेंट है। द फिनोमिना ऑफ द ओजोन होल इज मोस्ट प्रोनाउंस्ड एंड सीवियर ओवर द एंटार्क्टिक रीजन during the southern spring, which of the following factor best explain this localization। तो ओजोन होल जो है वो अंटार्कटिका के ऊपर देखा गया था। अब इनमें से स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं, आपको बताना है कौन सा उसको बेस्ट एक्सप्लेन करता है। द प्रेजेंस ऑफ persistent isolated winter wind pattern known as polar vortex, the formation of high altitude polar stratospheric clouds that provide catalytic surface for chlorine activation, total absence of industrial emission inside the Arctic Circle compared to Antarctic Circle। तो इन तीनों में से कौन एक मेजर रीजन है जिसकी वजह से अंटार्कटिक के ऊपर ओजोन होल पाया गया था? तो फर्स्ट एंड सेकंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन और रीजन। द प्रेजेंस ऑफ पर्सिस्टेंट आइसोलेटेड विंटर विंड पैटर्न, अंटार्कटिका के ऊपर विंटर में एक विंड का पैटर्न पाया जाता है जिसको पोलर वॉर्टेक्स कहते हैं, जिसकी वजह से जो एक मेजर रीजन बना ओजोन होल का या ओजोन डिप्लीशन का अंटार्कटिका के ऊपर होने का। दूसरा, यहाँ पर हाई ऑल्टीट्यूड पे पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड बनते हैं जो कि प्रोवाइड करते हैं सरफेस फॉर क्लोरीन एक्टिवेशन। हम सब जानते हैं कि ओजोन लेयर को डिप्लीट करने में जो मेजर रोल प्ले किया वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ने किया, क्योंकि वो फ्री क्लोरीन आयन प्रोवाइड करते हैं जो ओजोन के साथ रिएक्ट करके ओजोन को तोड़ देते हैं, उसमें से एक फ्री ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर देते हैं और ओजोन की लेयर को डिप्लीट कर देते हैं। तो उस क्लोरीन को एक्टिवेट करने का काम बेसिकली दीज स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स आर डन, जो कि बने थे ओवर द अंटार्कटिक रीजन। ठीक है, सो यही दोनों रीजंस हैं जो ओजोन लेयर में अंटार्कटिका के ऊपर होल पाए गए। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट जो है टोटल एब्सेंस ऑफ इंडस्ट्रियल एमिशन इनसाइड द आर्कटिक सर्कल, ये रीजन नहीं है। ऐसा नहीं है कि एमिशन अंटार्कटिका पे भी जाके कोई इंडस्ट्रीज प्रेजेंट नहीं है, इंडस्ट्रीज और जितनी भी एमिशन हो रही थी वो तो रेस्ट ऑफ द रीजन में ही हो रही थी, बट पॉइंट इज कि ये कुछ एटमॉस्फेरिक फीचर थे जिसकी वजह से अंटार्कटिका में ये हो पाना पॉसिबल हुआ, क्योंकि क्लोरीन एक्टिवेशन वहां पर हो पाई, इसके लिए वैसे एटमॉस्फेरिक कंडीशंस बन पाई। ठीक है, तो 1 and 2 आर द करेक्ट आंसर। Consider the following statement regarding Montreal Protocol. So, ओजोन डिप्लीशन को रोकने के लिए एक प्रोटोकॉल जो है वो साइन किया गया था वर्ल्ड की सभी कंट्रीज के द्वारा, दैट इज नोन एज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो उसके बेस कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आपको बतानी है कौन सी सही है। इट वाज अडॉप्टेड इन 1987 as an international treaty designed specifically to phase out the production and consumption of ozone depleting substance। ठीक है, सो 1987 में ये अडॉप्ट की गई थी, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मेन मकसद ये था कि हम हर तरीके से वो जितने भी ओजोन को डिप्लीट करने वाले सब्सटेंस हैं उनको बनाना, उनको यूज करना, उसे हम मिनिमाइज कर पाए। इट स्टैंड एज द फर्स्ट एंड ओनली यूनाइटेड नेशन ट्रीटी टू अचीव यूनिवर्सल रेटिफिकेशन फॉर बाय ऑल द मेंबर स्टेट, दिस इज आल्सो करेक्ट। ये जब हमने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पढ़ा था तो डिस्कस भी किया था कि ये इकलौती ऐसी ट्रीटी है जिसे सभी ने रेटिफाई किया था, 197 मेंबर्स ऑल वर रेटिफाइड दिस। The protocol originally mandated immediate legally binding emission cuts for all known greenhouse gases including carbon dioxide. This is not correct. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में कहीं पे भी ग्रीन हाउस गैसेस की बात नहीं की गई थी, वो बाद में उसके अमेंडमेंट हुआ तो हमने बाद में ये कुछ चेंजेस लाए थे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में सिर्फ एक चीज की बात की गई थी, दैट इज टू एलिमिनेट द यूज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, वहां कहीं पे भी ग्रीन हाउस गैसेस की बात नहीं हुई थी, तो थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 1 and 2 ओनली, है ना। थर्ड रॉन्ग हो जाएगा, तो थर्ड को हम एलिमिनेट अगर करें सो विल रीच एट द करेक्ट आंसर 1 and 2 ओनली। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए,
Which of the following chemical groups are classified and regulated as ozone depleting substance? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से हैं जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस की कैटेगरी में इंक्लूड किए गए हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के मैंडेट के अंदर. क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन. ठीक है, हाइड्रोफ्लोर. सो हमने जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन किया गया था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को एलिमिनेट करने की बात की गई, तो उसके बाद जो उसका सब्स्टिट्यूट लाया गया था दैट वाज हाइड्रोफ्लोरोकार्बन. तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन किसी भी तरह से ओजोन को डिप्लीट नहीं करता, ऑल्दो उसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, वो ग्रीन हाउस गैस की तरह इफेक्ट करता है, लेकिन ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस की तरह वो एक्ट नहीं करता. तो हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यहाँ पर नहीं है. There is carbon tetrachloride, halones and chlorofluorocarbon. Option number 1, 2 and 3, that is A. This is correct. Okay. Consider the relationship between the Vienna Convention and Montreal Protocol. So Montreal Protocol 1987 में जब उसे इम्प्लीमेंट किया गया, उससे पहले मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को लाने से पहले एक डिक्लेरेशन लाई गई थी, एक आप एक तरह से कहीं कन्वेंशन लाई गई थी जिसको कहते हैं वियना कन्वेंशन. एक तरह से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वियना का ही मॉडिफिकेशन है. तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि वियना क्या है, वो प्रिकर्सर है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का. वियना में सब देशों ने बैठकर बात की कि हाँ देयर इज अ हायर नीड कि ओजोन डिप्लीशन हो रही है, और अगर ओजोन लेयर डिप्लीट हो गई तो यूवी रेज बहुत ज्यादा आ जाएंगे और पूरी धरती के लिए बहुत हार्मफुल हो जाएगा, तो हमें स्टेप लेने होंगे. तो वियना कन्वेंशन में ये डिसाइड किया गया था और उसको एक लीगल मैंडेट की तरह फॉर्मलाइज किया गया इन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. ठीक है, सो पढ़ते हैं स्टेटमेंट. The Vienna Convention 1985 provided a non-binding framework for international cooperation on the ozone layer without specifying regulatory caps. ठीक है, तो वियना मॉन्ट्रियल का प्रिकर्सर है, उसमें किसी भी तरीके से ये नहीं बताया गया था कि किस तरह से रेड्यूस करेंगे, क्या कागज लेंगे, बट एक बात की गई थी वी विल वर्क टुवर्ड्स दिस. तो पहली स्टेटमेंट एकदम सही है. The Montreal Protocol was developed as a legal binding regulatory protocol directly under the governance framework of Vienna Convention. ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. तो वियना एक प्रिकर्सर है और उसके अंडर फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया जिसको लीगल बाइंडिंग किया गया, सभी ने रेटिफाई किया, एक्शन लिए और ओजोन होल को बंद किया. ठीक है, तो बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, तो आप वियना कन्वेंशन अपने नोट्स में एड ऑन कर ले एज अ प्रिकर्सर ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और इसका ईयर भी आप ध्यान रख ले 1985. ओके, विद रेफरेंस टू द एटमॉस्फेरिक मेजरमेंट ऑफ ओजोन लेयर कंसीडर द स्टेटमेंट. तो ओजोन लेयर को किस तरह से मेजर किया जाता है उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं. द टोटल कॉलम कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन इज मेजर्ड इन डॉप्सन यूनिट. तो ये एक आपके लिए फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, आप इसे नोट डाउन कर लें. ओजोन, स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन को एक तो ट्रोपोस्फेयर में पाई जाती है जो कि ग्राउंड लेवल पे ओजोन है, जो कि एक पॉल्यूटेंट है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है. ठीक है, प्राइमरी रिलीज नहीं होता, इट इज अ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट. दूसरा ओजोन है जो स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो यूवी रेज को प्रिवेंट करता है फ्रॉम एंटरिंग द अर्थ सरफेस. सो दिस इज मेजर्ड इन अ यूनिट कॉल्ड डॉप्सन यूनिट. एंड ओजोन लेयर थिकनेस मेजरमेंट ड्रॉपिंग बिलो 220 डॉप्सन यूनिट is the formal threshold used to define as the ozone hole. तो जब भी इसकी वैल्यू 2020 डॉप्सन यूनिट से कम हो जाती है तो ये कंसीडर किया जाता है कि ओजोन जो है वो डिप्लीट हो रहा है, देयर इज अ ओजोन होल. तो दिस इज आल्सो करेक्ट. तो अगेन अ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन फॉर यू, बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट. आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, बोथ 1 and 2. तो एक तो बात है कि ओजोन लेयर को मेजर किसमें किया जाता है, डॉप्सन यूनिट में. और डॉप्सन यूनिट की जो ओजोन लेयर की जो थिकनेस की वैल्यू है जब 2020 डॉप्सन से कम हो जाती है तो इट इज कंसीडर्ड एज अ ओजोन होल. ठीक है, चलिए बढ़े आगे. नेक्स्ट, नाउ क्योटो प्रोटोकॉल. ठीक है, तो क्योटो प्रोटोकॉल भी हमने डिस्कस किया था, बहुत सारे एग्रीमेंट्स हमने किगाली, क्योटो प्रोटोकॉल है ना, पेरिस एग्रीमेंट, वी हैव डिस्कस्ड दिस. सो क्योटो प्रोटोकॉल पे कुछ स्टेटमेंट्स हैं. इट वाज अडॉप्टेड अंडर यूएनएफसीसी framework in 1997 and established legally binding emission reduction target exclusively for developed countries Annex 1 parties. It institutionalized the operational principle of common but differentiated responsibilities.
Developing nations like India and China were placed under strict legal binding emission reduction caps during its first commitment period. ठीक है, तो ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है ये यूएनएफसीसी के अंदर ही लाया गया था। मकसद यही था कि ग्रीन हाउस गैसेस का जो रिलीज है उसे हमें मिनिमाइज करना है। और एनेक्चर 1 पे जो भी है दैट इज अ डेवलप्ड कंट्रीज, एनेक्चर 1 पे आती है सारी डेवलप्ड कंट्रीज, उन पे ये फोकस किया गया था, लीगली बाइंडिंग किया गया था कि वो टारगेट्स को अचीव करें। सेकेंड, मैंने इस प्रिंसिपल को बार बार रिपीट किया था अपने लेक्चर में, कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सबको ग्रीन हाउस गैसेस को डिक्रीज करना है, बट उनके जो टारगेट्स हैं, उनके जो अचीवमेंट्स हैं वो वेरी करते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि वो कितना ग्रीन हाउस गैसेस को प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितना उनके पास टेक्नोलॉजी। Third is developing nation like India and China were placed under strict legal binding emission reduction cap during its first commitment period. पहली commitment period में नहीं है, उनका period जो है it started later. So answer 1 and 2 is correct. Kyoto Protocol introduced a flexible market-based mechanism. Which of the following is defined as a mechanism where an annexure 1 country can invest in emission reduction project within a non-annexure 1 country? तो क्या कह रहे हैं? हमने जब पढ़ा था कि क्योटो प्रोटोकॉल में बहुत सारे तरीके हैं जिसके थ्रू वो अपनी एमिशन को, ग्रीन हाउस गैसेस के रिलीज को कम कर सकते हैं। उसी में से एक तरीका ये था, आपको बताना है कि वो कौन सा तरीका है, जिसमें जो डेवलप्ड कंट्रीज है, जो एनेक्चर 1 में मेंशन की गई हैं डेवलप्ड कंट्रीज, वो कंट्रीज नॉन एनेक्चर 1 कंट्रीज के साथ, डेवलपिंग 1 के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं और अपनी एमिशन को कम कर सकती हैं। एक्चुअली इसमें क्या होता है कि जो डेवलप्ड कंट्री है, जैसे यूएस हो गया, यूरोपियन कंट्रीज होगी, अब वहां पे तो इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा है, फैक्ट्रीज बहुत ज्यादा है, तो वहां पे तो ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन बहुत ज्यादा है, बट उनको क्या है, टारगेट तो अचीव करना है कि इतना % ग्रीन हाउस गैसेस को डिक्रीज करना है। तो वो क्या करते हैं, वो डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्प करते हैं, क्योंकि उनके पास उतनी फैक्ट्रीज नहीं है और उनको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करके मूविंग टुवर्ड्स द रिन्यूएबल सोर्सेज उन्हें हेल्प करते हैं एमिशन को रिड्यूस करने के लिए। तो देयर इज, दे गेट बेनिफिट फ्रॉम हेल्पिंग देम टू रिड्यूस देयर एमिशन। ठीक है, तो वो कंबाइन इफेक्ट की तरह इफेक्ट करता है, काम करता है। ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज अ मैकेनिज्म वेयर एन annexed 1 country that is developed can invest in emission reduction projects within a non-annexed country to earn certified emission reduction. आपने अपने देश में आप कम नहीं कर पा रहे क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है, बट अर्थ तो कॉमन है ना, एक जगह पे अगर पोल्यूशन हो रहा है उसका इंपैक्ट सारी जगह पे होता है, क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट सब हम फेस कर रहे हैं, तो वो अपने वहां नहीं कर पा रहे, वहां दे आर वर्किंग, बट अपनी रिडक्शन को कम करने के लिए दे आर इन्वेस्टिंग इन डेवलपिंग कंट्रीज, उनको फंड्स दे रहे हैं, उनको पैसे दे रहे हैं ताकि वो रिन्यूएबल सोर्स पे ट्रांसफर कर पाए, वहां पे एमिशन रिड्यूस कर पाए। ठीक है, सो इसको, इस प्रोसेस को या इस तरीके को क्या कहते हैं, ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, इंटरनेशनल एमिशन ट्रेडिंग, कैप एंड ट्रेड एलोकेशन। तो ये जो वे है जिसमें डेवलप्ड कंट्रीज इन्वेस्ट करती हैं डेवलपिंग कंट्रीज में ताकि वो अपनी एमिशन कम कर पाए, रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ जा पाए, जो कि क्योटो प्रोटोकॉल में मेंशन है, दैट इज कॉल्ड क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। ठीक है, CDM ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन का होता है जहां पे वो मिलकर काम। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज विद रेफरेंस टू पेरिस एग्रीमेंट 2015, आपको बतानी है कौन सी स्टेटमेंट सही है। इट ट्रांजिशन ग्लोबल क्लाइमेट गवर्नेंस फ्रॉम द टॉप डाउन बाइंडिंग टारगेट स्ट्रक्चर ऑफ क्योटो टू अ बॉटम अप स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन। तो पेरिस एग्रीमेंट जो है वो टॉप डाउन अप्रोच, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ नहीं बल्कि बॉटम अप अप्रोच, कि हर एक देश अपने लेवल पे, हम ऊपर से आपको टारगेट नहीं बताएंगे बल्कि आप अपने लेवल पे खुद से टारगेट बनाएंगे एंड देन इट विल रीच टू द टॉप सरफेस। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट एकदम सही है, पेरिस एग्रीमेंट बेसिकली फोकस ऑन बॉटम अप अप्रोच। ठीक है, कि इंडिविजुअल देश खुद से डिसाइड करेंगे अपने टारगेट्स। एनडीसी अंडर द पेरिस एग्रीमेंट स्टैंड फॉर National Development and Climate Plan, which focus entirely on short-term economic compensation. That is not correct. NDC stand for National Determined, हमारे जो क्लाइमेट के जो एमिशन को रिड्यूस करने के लिए जो हमारे टारगेट्स हैं, दैट इज कॉल्ड एज नेशनल डेटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एनडीसी स्टैंड फॉर नेशनल डेटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एनडीसी, इट इज नॉट नेशनल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट। ये वो टारगेट्स हैं जो इंडिया ने डिसाइड किए हैं कि ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए हम क्या क्या करेंगे, कैसे अचीव करेंगे।
It requires all signatory nations, both developed and developing, to regulatory prepare, communicate and maintain domestic mitigation target. एकदम सही. पेरिस एग्रीमेंट में ये कहा गया था कि हर देश, चाहे वो डेवलपिंग हो चाहे वो डेवलप हो, अपने इंडिविजुअल टारगेट बनाएगा और वो कम्युनिकेट करेगा कि उन टारगेट को अचीव करने के लिए वो किस तरह से स्टेप्स ले रहे हैं. तो ये जो एनडीज हैं, ये मैंने एनडीसीज जो है ये मैंने आपको अपने लेक्चर में बताए थे, पूरे टारगेट्स बताए थे. मैंने ये भी कहा था कि इट इज इंपॉर्टेंट कि आप वो याद रखें कि हमें कितना अमाउंट रिन्यूएबल सोर्स से लाना है, कब तक हमें जो कार्बन सिंक है वो क्रिएट करना है, कितने अमाउंट का, है ना. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 1 and 3. ठीक है. सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, 1 and 3 only. Okay. Next, the Kigali Amendment adopted in 2016. Which of the following statement correctly identified its legal context? So Kigali Amendment जो है, Kigali basically जो amendment था वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का amendment था. ठीक है. पहले आया वियना कन्वेंशन, उसी की लीगल वर्जन था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और उसी को थोड़ा सा अमेंड किया गया, चेंज किया गया किगाली अमेंडमेंट में, जो 2016 में लाया गया था. It is an amendment to the Kyoto Protocol designed to enforce strict penal consequences for carbon emission. नहीं, मैंने आपको बताया किगाली जो है that is for the किगाली जो है वो आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. It is an amendment to the Paris Agreement meant to finalize the rules of international carbon trading market. This is also not correct. ठीक है. तो पहली स्टेटमेंट भी रॉन्ग है. This is not about Kigali. This is also not Kigali. It is an amendment to the Montreal Protocol designed to phase down the global production and consumption of hydrofluorocarbon. Absolutely correct. ठीक है. तो किगाली जो है वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की अमेंडमेंट थी, जिसे लाने का मकसद ये था कि हमने जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को सब्स्टिट्यूट किया हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से, तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन अब ओजोन को तो डिप्लीट नहीं कर रहा, ओजोन को तो हमने बचा दिया, पर उसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल बहुत ज्यादा है. ठीक है. वो ग्रीन हाउस गैस की तरह काम करता है, तो अब हमें उसे डिक्रीज करना. तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. Why was a climate warming agent like hydrofluorocarbons regulated under the Montreal Protocol via the Kigali Amendment despite hydrofluorocarbon possessing an ozone depleting potential of 0? तो क्या कह रहे हैं कि क्यों हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर लाया गया या फिर किगाली अमेंडमेंट के अंदर लाया गया, जबकि ओजोन को तो वो डिप्लीट करता ही नहीं है. क्या रीजन है? Hydrofluorocarbon were universally adopted as commercial chemical substitute for ozone depleting chlorofluorocarbons and hydrochlorofluorocarbons under previous phases of Montreal Protocol. Absolutely correct. Hydrofluorocarbon are extremely potent greenhouse gas with global warming potential thousands of times of higher than the carbon dioxide, posing a serious threat to climate system. ठीक है. तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है. बेसिकली हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को हमने सब्स्टिट्यूट की तरह यूज किया था और इसमें ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल बहुत ज्यादा पाया गया और क्लाइमेट चेंज को इसने और ज्यादा एग्रीवेट, आप एक तरह से कह सकते हैं, किया. तो आंसर सी इज द करेक्ट आंसर, बोथ 1 and 2. ओके. नाउ द मैच द फॉलोइंग है, आपको बताना है कौन सा कन्वेंशन किसके बेस पे बना है. 4 कन्वेंशन की बात की गई है, इसमें से आई थिंक 2 तो हमने डिस्कस किए थे. ओके, जस्ट अ सेकंड. स्टॉकहोम भी हमने डिस्कस किया था और मीनामाटा भी डिस्कस किया था. तो अगर आपको ये दोनों भी पता है तो भी आप करेक्ट आंसर पे पहुंच जाते हैं. जैसे मीनामाटा कन्वेंशन क्या है? मीनामाटा वाज रिलेटेड टू मर्करी, है ना. मर्करी की आप एक तरह से कहे ओवरडोज से या मर्करी की से जो डिजीज होती है उसको मीनामाटा कहते हैं. सो मर्करी कहां पर है? लेट्स सी. कंट्रोल ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट, एलिमिनेशन और रेस्ट्रिक्शन ऑफ पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, बायोसेफ्टी एंड सेफ हैंडलिंग ऑफ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन हेल्थ, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरमेंट, एडवर्स इफेक्ट ऑफ मर्करी, है ना. तो मर्करी कहां पर आ गया आपका? यहाँ पर. तो सी विल गोज विद द 4. सी इज 4, है ना. तो हमारा आ गया सी के साथ 4. दूसरा स्टॉकहोम कन्वेंशन था. ठीक है. स्टॉकहोम कन्वेंशन किससे रिलेटेड था? दैट वाज ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट से रिलेटेड. ए विल गो विद द 2. ठीक है. ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट जैसे डीडीटी वगैरह जो एग्रीकल्चर वगैरह में यूज किया जाते हैं, पेस्टिसाइड वगैरह, तो ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स के बारे में, उसको कंट्रोल करने के बारे में स्टॉकहोम कन्वेंशन को लाया गया. ठीक है. तो ढूंढते हैं हम ये कहां पर है? C4 and A2. हमारे ऑप्शंस में कहां है? C4 A2. लेट अस सी. जस्ट अ सेक. C4 and A2. ठीक है. C4 and A2. यस, हियर इज ऑप्शन नंबर बी, A2 C4. फिर B is 1 and D is 3.
B is 1 and D is 3. D जो है आपका 3 के साथ है. कार्टेशियन प्रोटोकॉल जो है that is basically lead to living modified organisms. ऑर्गेनिजम्स को मॉडिफाई किया जाता है जीन्स के थ्रू, उसकी सेफ्टी, उनकी सेफ हैंडलिंग के बारे में जो प्रोटोकॉल बनाया गया है वो है कार्टेशियन प्रोटोकॉल. एंड द रिमेनिंग प्रोटोकॉल दैट इज बेसल कन्वेंशन. इट इज रिलेटेड टू कि जो भी वेस्ट है, ये देखा गया था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो हजार्डस वेस्ट को डंप करती हैं छोटे छोटे आइलैंड्स में या डेवलपिंग कंट्रीज में. तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए जो प्रोटोकॉल लाया गया दैट वाज बेसल कन्वेंशन. ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? Stockholm Convention leads to, it is related to organic, okay, Stockholm Convention is related to related to elimination of organic pollutant. 2 Basel Convention जो है वो आपका hazardous waste से related है. B is stands for 1. Then Minamata is related to mercury, is 4. And then D is related to elimination of 3. It is related to 3. D is related to 3. So A2, B1, C4 and D3 option number B is the correct answer. ठीक है, तो ऐसा भी रहता है कन्वेंशन अगर आपको सभी नहीं भी पता है, आपने जो इंपॉर्टेंट कन्वेंशन की है उसके बेसिस पे भी आप सही आंसर पे पहुंच सकते हैं. ठीक है, इजीली आप पहुंच सकते हैं. सारी कन्वेंशन याद रखी भी नहीं जा सकती, इट्स नॉट पॉसिबल, बट जो इंपॉर्टेंट है दैट यू नीड टू रिमेंबर. ठीक है, तो मिनामाटा, स्टॉकहोम, बेसल एंड कार्टेशियन. चलिए बढ़ते हैं आगे. In the context of international climate negotiation, what does the principle of CBDRRC stands for? Common but differentiated responsibility. का क्या मतलब है आपको बताना है. Comprehensive carbon budgeting and regional reduction target, common but differentiated responsibility and respective capabilities, climate biodiversity restoration and resource conservation, centralized carbon balancing and renewable capacity requirement. तो बेसिकली आपको CBDR की फुल फॉर्म ही पूछी गई है. व्हाट डज CBDR स्टैंड्स फॉर? CBDRRC स्टैंड्स फॉर. तो यही प्रिंसिपल क्लाइमेट चेंज के जितने भी कन्वेंशंस हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, फॉलो किया जाता है, जिसका मतलब है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पांसिबिलिटी. कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पांसिबिलिटी एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज. ठीक है, एक ही साथ हमने मूव करना है, टारगेट सेम अचीव करना है, बट स्पीड और जो तरीका है दैट विल बी डिफरेंट, क्योंकि डेवलपमेंट अलग है, रिसोर्सेज अलग है, टेक्नोलॉजी अलग है. अंडर द डिफरेंशिएटेड शेड्यूल ऑफ किगाली अमेंडमेंट, व्हाट इज इंडियाज कमिटमेंट टारगेट अंडर दिस अमेंडमेंट? तो इंडिया क्या क्या टारगेट है ग्रीन हाउस गैसेस की अगर हम बात करें, जो मैंने आपको बताया NDCs, नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन. तो उन टारगेट में इंडिया का क्या है आपको बताना है. To freeze its hydrofluorocarbon consumption by 2024 and achieve a 10% reduction by 2030. तो 2024 तो हो चुका है. हाइड्रोफ्लोरोकार्बन क्या हमने एलिमिनेट कर दिया है? नहीं. This is not wrong. To completely eliminate all greenhouse gases emission from its industrial sector by 2035. 2035 तक हम सारी ग्रीन हाउस गैसेस को खत्म कर पाएंगे. अचीवेबल ही नहीं है. We are in 2026. 2035 is very near. To freeze its hydrofluorocarbon consumption baseline by 2028 and gradually cut its uses by 85% by the year 2047. This is correct. To immediately stop the import of all chemical refrigerant by 2026. This is wrong. ना 2026 में हम हैं और immediately हमने हर तरीके के रेफ्रिजरेंट्स को इंपोर्ट करना बंद नहीं किया है. तो हमारा टारगेट है, वी आर इन द नेक्स्ट 2 कंट्रीज, हमारा टारगेट ही जो है वो लेट स्टार्ट होता है एंड हमें रिडक्शन को स्लोली एंड स्टेडली डिक्रीज करना है. हमने ये टारगेट बनाया कि 85% तक का हम 2047 तक कम कर पाएंगे. 85% तक. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट इज IPCC से रिलेटेड है, दैट इज इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जो रिपोर्ट्स वगैरह पब्लिश करता है क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड, और इस रिपोर्ट्स को वाइडली डिस्कस भी किया जाता है. तो IPCC से रिलेटेड स्टेटमेंट है, आपको बतानी है कौन सी सही है. इट वाज एस्टैब्लिश्ड जॉइंटली इन 1988 बाय वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम. तो ये एकदम सही है. फैक्चुअल इंफॉर्मेशन फॉर यू. IPCC जो है, अभी आई थिंक लास्ट टू लास्ट ईयर इसकी रिपोर्ट रिलीज हुई थी, जिसमें ये बताया गया था कि हमारा जो टारगेट था कि प्री इंडस्ट्रियल टाइम से हम टेम्परेचर को 2 डिग्री सेल्सियस से बियॉन्ड बढ़ने नहीं देंगे. हम ऑलरेडी 1.5 डिग्री तक पहुंच रहे हैं. ठीक है, तो यही IPCC की रिपोर्ट में बताया गया था कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके एक्चुअल आफ्टर इफेक्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं. सो
ये कंबाइंड दो ऑर्गेनाइजेशन को मिलकर बनाया गया था, WMO एंड UNEP. दिस इज करेक्ट. The IPCC conducts its own independent primary laboratory research and field experiment to measure atmospheric carbon trends. कहने का मतलब है कि IPCC खुद के एक्सपेरिमेंट्स करता है, खुद की रिसर्च करता है और फिर रिपोर्ट्स निकालता है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ये बाकी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उनकी रिपोर्ट्स, उनकी रिसर्च को स्टडी करके कंबाइंड रिपोर्ट अपनी निकालता है. इसका खुद का कोई लेबोरेटरी रिसर्च वर्क ऐसा नहीं. तो सेकंड इज रॉन्ग. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, इसकी कोई अपनी इंडिपेंडेंट लेबोरेटरी रिसर्च या फील्ड एक्सपेरिमेंट्स नहीं है. ये बाकी ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्चेस को स्टडी करके अपने रिजल्ट्स निकालते हैं. चलिए, सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन इज विद रेफरेंस टू ग्रीन क्लाइमेट फंड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ग्रीन क्लाइमेट फंड, ठीक है, ये किया गया था ताकि डेवलपिंग कंट्रीज को भी फंड्स प्रोवाइड किए जा सके ताकि वो भी रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ जाए. क्योंकि अगर हमें ग्रीन हाउस गैसेस को कम करना है, रिन्यूएबल सोर्सेज को बढ़ाना है, तो मनी तो चाहिए, है ना, फंड्स तो चाहिए. बिना उसके नहीं होगा, बिकॉज वी नीड टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी जो है वो फंड्स के साथ ही आएगी. तो तब इसे क्रिएट किया गया. इट वॉज एस्टैब्लिश एज अ डेडिकेटेड फाइनेंशियल मैकेनिज्म under the UNFCCC framework during the COP16 climate summit in Cancun. Absolutely correct. Its primary mandate is to channel funds exclusively from developing countries into clean energy initiatives located within a industrialized nation. स्टेटमेंट देखिए, जब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होता है ना, उसमें प्रॉब्लम यही होती है कि आपको बहुत ध्यान से हर एक वर्ड को पढ़ना होता है, क्योंकि वहीं पे कहीं ट्रिक होती है, वहीं पे कहीं ऐसी चीज होती है जो आप अगर स्किप कर गए उस पर्टिकुलर वर्ड को तो आप गलत आंसर मार्क कर देंगे. पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, फैक्चुअल है, आप नोट डाउन कर सकते हैं. दूसरी स्टेटमेंट जो कह रही है, क्या कह रही है कि ये बनाया गया ताकि हम फंड्स को चैनलाइज कर पाए एक्सक्लूसिवली. कहां से? डेवलपिंग कंट्रीज से. हम डेवलपिंग कंट्री से पैसा खींच पाए. क्या ये पॉसिबल है? इज इट राइट? हमें डेवलप कंट्री से लेना है ताकि डेवलपिंग कंट्रीज को मिल पाए. तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है. ठीक है, इसी तरीके से आपको जब भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, जब भी अपना पेपर देखना है, आपको स्टेटमेंट के हर वर्ड को बहुत ध्यान से पढ़ना है. यू हैव टू स्टडी देम रीड देम वेरी अटेंटिवली और हर एक वर्ड को ध्यान में रखते हुए तब आपने अपने आंसर को मार्क करना है. सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, सो दैट इज इट फॉर टुडे सेशन. आज हमने अराउंड 25 क्वेश्चंस जो हैं वो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन से रिलेटेड डिस्कस किए हैं. आपका क्या स्कोर रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. ठीक है, आई होप ये जो सेशन है, ये जो लेक्चर्स हैं, ये आपको हेल्पफुल लगे आपकी प्रिपरेशन में. सो दैट इज इट फ्रॉम माय साइड. मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ. टिल देन टेक केयर एंड कीप वर्किंग हार्ड.